हो जा, अरे होता है। गलती किससे होती है? इंसान से होती है। और जिससे गलती नहीं होती वो क्या होता है फिर? भगवान होता है। लेकिन भगवान से भी क्या हुई? जो अपन जैसों को बना दिया। कौन सा है? बांकीदास। कौन सा दास? बांकीदास आशिया। ठीक है ना। रहने वाले कौन से पुर के? जोधपुर के। किसके दरबारी? मानसिंह के। महाराजा मानसिंह के क्या थे? दरबारी थे। और इनके ही क्या थे? साहित्यिक गुरु। कौन से गुरु थे? साहित्यिक गुरु माने जाते हैं। यानी कि साहित्य यदि मानसिंह ने लिखा है ना तो उसमें पूरा पूरा हाथ किसका माना जाता है? पूरा पूरा ये क्या बोलते हैं योगदान किसका माना जाता है? बांकीदास आशा का माना जाता है। इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का। कौन से वाड़ का? मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ही सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरोध में क्या गाए थे? गीत गाए थे। और गीत कौन सा लिखा था? आयो अंग्रेज मुलकरे माई। मुलकरे माई। ये गीत भी किसने लिखा था? इसने बांकीदास आशा ने लिखा था। इसके अलावा इन्होंने लिखा था एक तो कौन सा मंजरी? नीति मंजरी। एक लिखा था कौन सी बावनी? दातार बावनी। एक लिखा था सबसे महत्वपूर्ण बांकीदासरी ख्यात। कौन सी? बांकीदासरी ख्यात। इसके अलावा इन्होंने लिखा था एक ग्रंथ वीर विनोद। कौन सा विनोद? वीर विनोद। देखो वीर विनोद दो तीन आएंगे। एक तो आएगा सबसे फेमस तो किसका है? श्यामल दास का। एक वीर विनोद किसने लिखा? बांकीदास आशा ने लिखा था। एक लिखा था मारवाड़। कौन सा वाड़? मारवाड़ राज्यरी ख्यात। ये दो चार ग्रंथ किसके माने गए हैं? बांकीदास आशा का। कहाँ के रहने वाले? जोधपुर के। दरबारी विद्वान मानसिंह के। इसके अलावा साहित्यिक गुरु भी किसके? मानसिंह के। और इन्हें क्या कहा जाता है? मारवाड़ का बीरबल। अंग्रेजों के विरोध में सर्वप्रथम गीत भी किसने गाए थे? किसने गाए थे? बांकीदास आशा ने गाए थे। और गीत कौन सा लिखा था? आयो अंग्रेज मुलकरे माई। इसके अलावा इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था दातार बावनी, नीति मंजरी, वीर विनोद, बांकीदासरी ख्यात और मारवाड़ राज्यरी ख्यात। और एक ग्रंथ लिखा था इन्होंने जमला ठाकुर। कौन सा ठाकुर? जमला ठाकुर रूप सिंगरा। कौन सा ग्रंथ लिखा था? जमला ठाकुर रूप सिंगरा। तो ये कौन से साहित्यकार हुए अपने? बांकीदास आशा। हेडिंग डालो बांकीदास आशा। बांकीदास आशिया लिखो। इनका जन्म जोधपुर में हुआ। इनका जन्म जोधपुर में हुआ। इनका जन्म जोधपुर में हुआ। अगली लाइन में लिख दो। ये जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी तथा उनके साहित्यिक गुरु थे। मानसिंह के दरबारी तथा उनके साहित्यिक गुरु थे। लिख लिया। अगली लाइन में लिखो। इन्हें मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। इन्हें मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। लिख लिया। अगली लाइन में लिख दो। अगली लाइन में लिख दो भाई। इन्होंने ही सर्वप्रथम, हाँ अगली लाइन में, इन्होंने ही सर्वप्रथम
अंग्रेजों के विरुद्ध गीत गाए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध गीत गाए थे। लिख लिया? और इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो, गीत आयो अंग्रेज मुल्क रे मायो। आयो अंग्रेज मुल्क रे मायो। मुल्क आयो अंग्रेज मुल्क रे माई। लिखो प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ लिखो। नंबर 1 पर लिखो दातार बावनी। दातार बावनी। नंबर 2 में लिखो नीति मंजरी। नीति मंजरी। नीति मंजरी। अगला लिखना वीर विनोद। वीर विनोद ना है लिखनी। दातार बावनी, नीति मंजरी, वीर विनोद, बाकी दासरी ख्यात। बाकी दासरी ख्यात। बाकी दासरी ख्यात। अगली लाइन में लिखो 4 हो गया ना। अगला ग्रंथ लिखो जमला ठाकुर। जमला ठाकुर रूप सिंह रा। अगला ग्रंथ जमला ठाकुर रूप सिंह रा। जमला ठाकुर रूप सिंह रा। फिर अगला लिखो मारवाड़ राज्यरी ख्यात। मारवाड़ राज्यरी ख्यात। मारवाड़ राज्यरी ख्यात। मारवाड़ राज्यरी ख्यात। आगे आए कौन से अपने डॉक्टर G.H. ओझा। अब इन्हें कहीं कहीं तो कहा जाता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा और कहीं कहा जाता है गौरीशंकर हीरानंद ओझा। तो पीछे चंद का एक थोड़ा फर्क पड़ रहा है, या तो नंद होगा या चंद होगा, लेकिन अधिकतर नाम क्या मिलता है? नहीं, गौरीशंकर नहीं, G.H. ओझा मिलेगा। अपन भी जहाँ पर लिखाएंगे ना वो यही लिखाएंगे G.H. ओझा के अनुसार। और ये राज्य का क्या माना गया है? सबसे ऑथेंटिक पर्सन माना गया है। यानी इसने जो कह दिया ना उसमें 99% क्या रहती है? शुद्धता रहती है। बहुत सी जगह अपन पढ़ेंगे G.H. ओझा ने इसके लिए ये कहा, G.H. ओझा ने उसके लिए ये कहा, G.H. ओझा ने ये बात ऐसी बताई, G.H. ओझा ने ये बात ऐसी बताई। तो ये क्या हुए? राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार हुए हैं। और इन्होंने ही कर्नल जेम्स टोड उसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसका भी इसने क्या किया था? हिंदी में अनुवाद किया था। उस जमाने में 1923 या 1929 के आसपास की बात है। उस जमाने में क्या कर दिया था इसने? उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया था, क्योंकि वो लिखी हुई थी जर्मनी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी हुई थी? जर्मनी भाषा में लिखी हुई थी। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ माना गया है ना, वो ग्रंथ माना गया है प्राचीन भारतीय लिपिमाला। कौन सा ग्रंथ माना गया है? प्राचीन भारतीय लिपिमाला माना गया है। जो मान लो हर दूसरे तीसरे एग्जाम में वहां से क्या आता है? प्रश्न आता है। अभी शायद बनपाल में भी इसमें कौन सा हुआ था? अपने ये आया था ना, G.H. ओझा वाला आया था, लेकिन उसने क्या नहीं दिया? प्राचीन भारतीय लिपिमाला नहीं दिया, केवल लिपिमाला दिया। भारतीय लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? 4 ऑप्शन थे, उसमें अपने कौन थे? डॉक्टर
GH ओझा थे। देखो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था रोहिड़ा गांव सिडोई में। कहाँ पर हुआ था? रोहिड़ा गांव सिडोई में हुआ था। और इन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं? ग्रिब्बन कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? ग्रिब्बन कहते हैं। और अंग्रेजों ने इन्हें किसकी उपाधि दी थी? राय बहादुर की उपाधि दी थी। इसके अलावा श्यामल दास को केसरे हिंद की दी थी। कौन सी दी थी? केसरे हिंद की दी थी। इसके अलावा यदि अपन बात करें जयपुर के कौन थे 1857 के समय? राम सिंह। कौन थे? राम सिंह। उनको उपाधि दी थी सितारे हिंद की। किसकी उपाधि दी थी? सितारे हिंद की। तो देख लो केसरे हिंद की तो श्यामल दास को दिए, सितारे हिंद की किसे? राम सिंह को दिए। इसके अलावा राय बहादुर की उपाधि किसे दिए? GH ओझा को दिए। इनके गुरु थे श्यामल दास ददीवाड़िया। गुरु कौन थे इनके? श्यामल दास ददीवाड़िया। और श्यामल दास ददीवाड़िया और कोई नहीं थे। एक साहित्यकार पढ़ोगे तुम, केसरी सिंह बारट। कौन पढ़ोगे? केसरी सिंह बारट, जिन्होंने एक ये लिखा था जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चेतावनीरा चुंगटिया। कौन सा ग्रंथ लिखा था? चेतावनीरा चुंगटिया। तो उस केसरी सिंह बारट के नाना कौन थे? श्यामल दास ददीवाड़िया थे। श्यामल दास के कहने पर ही कौन थे? सिंह सज्जन सिंह। इनको साहित्य विभाग में क्या देते हैं? नौकरी देते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो नंबर 1 पर तो वही प्राचीन भारतीय लिपिमाला। दूसरा है GH ओझा की पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटी, जो राजस्थान का क्या किया था? हिंदी में अनुवाद किया था। इसके अलावा इन्होंने लिखा है राजपूताने का इतिहास। इसके अलावा इन्होंने लिखा है उदयपुर का इतिहास। इसके अलावा लिखा है सिरोही राज्य का इतिहास। और एक लिखा है जोधपुर राज्य या मारवाड़ राज्य का इतिहास। तो ये जो मान लो इम्पोर्टेंट लगा लेना। यदि आएगा तो मैं बता दूं पहले, एक तो सूर्यमल मिश्रण, नंबर 2 पे आएगा GH ओझा। अरे टेस्ट में नहीं, पेपर की बात कर रहा हूँ बेटा, अगर आया तो यहाँ से। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण। और जो मॉडर्न में पढ़े थे ना अपन ने, एक तो अपनी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, विजयदान देता, कन्हैया लाल सेठिया। इनको तो गिन कर क्या कर लेना, गांठ दे लेना। इनके ग्रंथ तो मुख्य जबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, विजयदान देता, RSSB के अपना एग्जाम कौन कराएगा? अधीनस्थ बोर्ड। कौन कराएगा? अधीनस्थ बोर्ड। ये इनके क्या है? फेवरेट हैं, क्योंकि इनमें से प्रश्न आना ही आना है। मॉडर्न में तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, कन्हैया लाल सेठिया, विजयदान देता। समझ गए ना? इनके जो साहित्य, इनके जो ग्रंथ है ना, वो तो मुंह पे रहने चाहिए। इधर से सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज राठौड़, इसके अलावा GH ओझा और श्यामल दास ददीवाड़िया। एक तो फिर मैं लिखा दूंगा तुम्हें चेतावनीरा चुंगटिया। इसके अलावा उनकी कुछ और रचनाएं भी है। तो फिलहाल तो यहाँ तक लिखो, हेडिंग डालो GH ओझा, गौरीशंकर। इधर देखो, अरे इधर देख लो, अगला आएगा अपने कौन सा साहित्य? रासो साहित्य। कौन सा? रासो साहित्य। रासो मैंने पहले बता दिया था कैसा होगा? काव्यात्मक होगा। और ये डिंगल और पिंगल दोनों में लिखा जा सकता है। रासो हमेशा क्या होता है? काव्यात्मक होता है, यानी जब भी गाया जाएगा या बोला जाएगा तो कैसे गाया जाएगा? गीत में गाया जाएगा। इसके अलावा इसमें किसी राजा की या फिर किसी वंश के युद्धों, विजयों और उपलब्धियों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। समझ गए ना? सबसे महत्वपूर्ण बात ये डिंगल और पिंगल दोनों हो सकता है। समझ गए ना? डिंगल पिंगल जानते ही हो। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप तो डिंगल कहलाता है और राजस्थानी में ब्रजभाषा के मिश्रण को पिंगल कहते हैं। सबसे पहला है अपना मान चरित्र। कौन सा चरित्र? और इसे ही कहा गया है मानचित्र। कौन सा चित्र? मानचित्र रासो। देखो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था कवि नरोत्तम। कौन सा नरोत्तम? कवि नरोत्तम के द्वारा लिखा गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात पिंगल साहित्य। कौन सा साहित्य है? पिंगल साहित्य है। और इसके अंदर आमेर के राजा मानसिंह प्रथम। कौन सा? आमेर के राजा मानसिंह प्रथम का वर्णन मिलता है। और मानसिंह प्रथम वही है जो अकबर की तरफ से कौन से युद्ध में लड़ा था? हल्दीघाटी युद्ध में लड़ा था। तो इसमें आमेर के राजा मानसिंह प्रथम का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। इसी के अंदर हल्दीघाटी युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दीघाटी युद्ध का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। और इसी के अंदर अपना अकबर, महाराणा प्रताप। कौन सा? महाराणा प्रताप। और एक व्यक्ति है अपने
मानसिंह प्रथम। कौन सा प्रथम? मानसिंह प्रथम के संबंधों पर क्या डाला गया है? प्रकाश डाला गया है। तो कौन सा है अपना ये रासो साहित्य, और रासो साहित्य में भी सबसे पहला कौन सा आया? मानसाहित्य। मानचित्र रासो किसके द्वारा लिखा गया था? कवि नरोत्तम के द्वारा लिखा गया था। कैसा साहित्य है? युगल साहित्य है। किसका वर्णन मिलेगा अपन को? मानसिंह प्रथम का वर्णन मिलेगा। और इसमें कौन सी घाटी का? हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मिलता है। और इसमें अकबर, महाराणा प्रताप और मानसिंह प्रथम के संबंधों पर क्या डाला गया है? प्रकाश डाला गया है। देखो अकबर जो था उसके समकालीन मेवाड़ में 2 राजा हुए थे। एक तो हुआ था महाराणा प्रताप और एक हुआ था कौन? अकबर के समकालीन मेवाड़ के कितने शासक थे? 3। कैसा कैसा सर? अमर सिंह और महाराणा प्रताप। कितने थे? 3 थे। अमर सिंह तो शायद लास्ट में आया था। तो अकबर सुलह कुल नीति के तहत महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजता है। कितने शिष्टमंडल भेजता है? 4 शिष्टमंडल बहुत सी बार एग्जामों में आ गया है। और वो था JMBT, जलाल खां, कोरची, मानसिंह प्रथम, B से भगवंत दास और T से कौन सा था? टोडरमल। तो दूसरे शिष्टमंडल में कौन जाता है? मानसिंह प्रथम। किसे समझाने जाता है? महाराणा प्रताप को कि आप अकबर की अधीनता क्या कर लो? स्वीकार कर लो। अब ये जो मेवाड़ वाले थे, मेवाड़ जो रियासत थी उस समय की सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती थी, आत्मसम्मान वाली रियासत मानी जाती थी। इसके अलावा इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, न तो मुगलों के साथ न ही किसी अन्य वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अब इधर आमेर जो रियासत थी ये राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। समझ गए? यदि पूछा जाए मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? आमेर, जिसे अपन वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? जयपुर के नाम से जानते हैं। दूसरा पूछा जाए मारवाड़ का प्रथम राजा जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो वो कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। कौन सा सिंह था? मोटा राजा उदय सिंह। तो ये दोनों थोड़ा याद रखना। तो अब महाराणा प्रताप और इनके मध्य आपसी मतभेद हो गए थे। जो ये था ना भगवंत दास, कौन सा दास? भगवंत दास महाराणा प्रताप के पिताजी थे, महाराणा उदय सिंह। उसके दरबार में क्या थे? दरबारी विद्वान माने जाते हैं या फिर उनकी सेना के सेनाध्यक्ष माने जाते हैं, यानी उनके दरबार में ये नौकरी किया करते थे। लेकिन उनके सामने कुछ समस्या ऐसी हुई तो इनके दादा थे भारमल, जिसे कहा गया है बिहारी मल। भारमल या बिहारी मल ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते। तो ऐसा कहा जाता है इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए किससे? आमेर वालों ने मुगलों से। तो इधर मेवाड़ वाले इनको क्या समझते थे? तुच्छ इंसान मानते थे, क्योंकि इन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। अब होता क्या है, जब अकबर मानसिंह को भेजता है सुलह कुल नीति के तहत महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मानसिंह को लेने स्वयं महाराणा प्रताप आए थे, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महाराणा प्रताप स्वयं नहीं आए थे, इन्होंने अपने पुत्र किसे भेजा था? अमर सिंह को भेजा था। किसे भेजा था? अमर सिंह को भेजा था। तो अपन मान लेते हैं किसे भेजा? अमर सिंह को भेजा। तो इस बात से नाराज हो जाता है कौन सा सिंह? मान सिंह, क्योंकि उसे लेने स्वयं कौन नहीं आए थे? महाराणा प्रताप नहीं आए थे, केवल कौन आया था? अमर सिंह आया था। अब उस जमाने में भी क्या था? प्रोटोकॉल देता था कि यदि कोई राजा आएगा तो राजा ही लेने जाएगा या राजा ही मिलने जाएगा, और कोई राजकुमार आया तो उसे का स्वागत करने कौन जाएगा? राजकुमार जाएगा। उधर मानसिंह उस समय क्या नहीं था? राजा नहीं था। राजा तो उसका पिता था जिसका नाम क्या था? भगवंत दास था। तो बताओ राजकुमार आया कि राजा आया था? राजकुमार आया था, तो स्वागत करने भी कौन जाएगा? राजकुमार ही जाएगा। लेकिन ये बात खटक गई किसको? मानसिंह प्रथम को। फिर थोड़ी बातचीत हुई तो अमर सिंह ने कहा कि ऐसा है, आप आए हो तो क्या करके जाओ? भोजन करके जाओ। क्या करके जाओ भाई? भोजन करके जाओ। और उन्होंने भेज दिया उनको कहाँ पर? उदयसागर झील पर। कौन सी झील पर भेज दिया? उदयसागर झील पर के आप वहाँ चलो, आपकी खातिरदारी वहीं पर करेंगे। खातिरदारी मतलब खिलाने पिलाने वाली। उधर मानसिंह मतलब मेहमान तो पहले पहुँच जाता है, लेकिन मेजबान का अता पता नहीं रहता है। जैसे अपन कहीं जाते हैं मेहमान बनकर, तो वहाँ पर मेजबान पहले होते। मेजबान मतलब जो घर वाले होते हैं,
तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है, कोई राज परिवार का सदस्य दिखाई नहीं देता है। इससे आग बबूला हो जाता है। कौन सा सिंह? मान सिंह। कौन सा सिंह? मान सिंह। अब थोड़ी देर बाद कौन आते हैं? अमर सिंह आते हैं। तो अमर सिंह से मान सिंह ने कहा कि आपके पिताजी नहीं आए, महाराणा नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि पिताजी के पेट में क्या है? दर्द हो रहा है। क्या कहा उन्होंने? पिताजी के पेट में थोड़ा क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। मान सिंह समझ गया कि ये अपन को क्या मानते हैं? नीचा मानते हैं, क्योंकि हमने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं। तो मान सिंह ने कहा कि अब मैं न तो मैं खाना खाऊंगा, और अभी तो क्या है, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे पिताजी की पेट की दवा जल्द लेकर आऊँगा। क्या बोला? कि अभी तो मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे पिताजी का जो पेट दर्द हो रहा है ना, उसकी दवाई मैं जल्दी लेकर आऊँगा। यानी उसने साफ साफ कहा कि अब तुम किसके लिए तैयार ही रहना? युद्ध के लिए तैयार रहना। तुमने मेरा क्या किया है? अपमान किया है। तो मान सिंह वहाँ से जाने लगता है। तो थोड़ी देर बाद अमर सिंह कहता है कि पेट की दवाई जब लाओ ना, तो अपने फूफा जी को भी साथ लेकर आना। किसे साथ लेकर आना? फूफा जी को भी साथ लेकर आना। और मान सिंह के जो फूफा जी थे ना, वो थे अकबर। कौन था? अकबर था। तो किसे साथ लेकर आना? फूफा जी को भी साथ लेकर आना। थोड़ी दूर फिर चला तो मान सिंह से फिर कहा, अरे मान रुक जा रुक जा। तो मान सिंह ने कहा कि क्या हुआ, अब क्या बात है? कि आओ ना, फूफा जी को साथ लेकर आना और आसपास जितने भी लोग हैं ना, उनको भी साथ लेकर आना। तो मान सिंह वहाँ से गुस्सा होकर, आग बबूला होकर चला जाता है। ये बात पता चलती है महाराणा प्रताप को। इसे पता चलती है महाराणा प्रताप को कि जब मान सिंह आया था ना, तो ऐसी ऐसी बातें हुई है। तो महाराणा प्रताप मान सिंह को क्या लिखते हैं? दोबारा पत्र लिखते हैं कि मान सिंह, यदि तुम अकेले आओगे तो हम तुम्हारा स्वागत मालपुरा तक करेंगे। कहाँ तक करेंगे? मालपुरा तक करेंगे। और तुम तुम्हारे फूफा जी के साथ आए ना, तो तुम जहाँ मिलोगे वहाँ पर तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। कि यदि सेना लेकर तू आया तो तुझे मालपुरा तक तो आने देंगे, और फिर युद्ध कहाँ पर लड़ा जाएगा? मालपुरा के बाद युद्ध लड़ा जाएगा। लेकिन यदि फूफा जी साथ आए तो तू जहाँ मिलेगा ना, वहीं पर क्या किया जाएगा? युद्ध किया जाएगा। अब ये बातें होती है और उसी में लिखा, इसी आंसू में लिखा गया है किसके बारे में? हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। तो ये बातें जो भी लिखी गई है ना, उदय सागर झील के किनारे मुलाकात हुई। इसके बाद महाराणा प्रताप क्या करते हैं? वो जो सारा भोजन था ना, उस भोजन को उदय सागर झील में फिकवा देते हैं। और जहाँ पर मान सिंह बैठे हुए थे, जहाँ पर वो भोजन रखा हुआ था, वहाँ पर गंगाजल से क्या करवाते हैं? छिड़काव करवाते हैं, क्योंकि ये भूमि क्या हो चुकी थी? अपवित्र हो चुकी थी। और मान सिंह प्रथम कोई छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं था, कोई छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं था। बंदे ने जितने भी युद्ध लड़े थे ना, वो सारे में क्या रहा था? विजय रहा था। केवल किसे छोड़ दिया जाए? हल्दी घाटी को छोड़ दिया जाए। अब हल्दी घाटी को भी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अनिर्णित रहा था। उधर मान सिंह या अकबर ने कहा था कि मैं महाराणा प्रताप को क्या बनाऊंगा? बंदी बनाऊंगा। तो महाराणा प्रताप को बंदी तो बना न सका। उधर महाराणा प्रताप के लिए कहा था कि अकबर की सेना को पराजित करूंगा, तो वो सेना पराजित भी नहीं हुई थी। तो कुछ तो कहते हैं कि अनिर्णित रहा था। और जो मुस्लिम इतिहासकार थे वो कहते हैं कि इसमें विजय हुई थी अकबर की, और जो हिंदू इतिहासकार थे वो कहते हैं कि इसमें विजय हुई थी किसकी? महाराणा प्रताप की। लेकिन वर्तमान में RBSc की पुस्तक में स्पष्ट रूप से ये लिख दिया है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की क्या हुई थी? विजय हुई थी। स्पष्ट रूप से ये लिख दिया गया है। और जो भी ये द्वंद्व चल रहा था कि कौन जीता कौन हारा, तो इसमें जीत किसकी बताई गई है? महाराणा प्रताप की जीत बताई गई है। ये जहांगीर एक किताब लिखता है, इसका नाम है तुजुके जहांगीरी। कौन सा ग्रंथ लिखता है? तुजुके जहांगीरी। इसमें मान सिंह के केवल 2 ही शौक बताए गए हैं। कितने शौक बताए गए हैं? 2 ही। यानी राजस्थान में 2 राजा ऐसे हुए हैं जिनके दो शौक क्या थे? बड़े ही भारी थे। एक शौक तो था युद्ध लड़ने का, और दूसरा शौक था ब्याह करने का। क्या करने का? ब्याह करने का। अब इसमें मान सिंह के लिए लिखा गया है कि मान सिंह के 1500 रानियाँ थी। कितनी रानियाँ थी? 1500 रानियाँ थी, और प्रत्येक से 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3। गुणा मत कर दो बस, समझ गए ना? तो ऐसा लिखा गया है। और ये लिखा गया है बड़ा ही वीर था, और जितने भी युद्ध लड़े उतने में ही क्या मिली थी? विजय प्राप्त हुई थी। और बंदा जहाँ पर भी गया वहाँ पर क्या करके आया है? विवाह करके आया है। चाहे जहाँ पर भी गया, जिस भी युद्ध बयान पर गया, वहाँ पर क्या करके आया है? विवाह करके आया है। बंगाल गया, बंगाल विवाह किया। लाहौर गया, लाहौर विवाह किया। इसके अलावा बिहार गया, बिहार विवाह किया। कर्नाटक गया, कर्नाटक विवाह किया। इसके अलावा उड़ीसा गया, उड़ीसा विवाह किया। अब उस बंदे को कितनी लैंग्वेज याद होगी? कितनी लैंग्वेज याद होगी? और इसीलिए जहांगीर लिखता है कि मान सिंह के 1500 रानियाँ थी, और प्रत्येक रानी से कितने पुत्र थे? हेडिंग डालो, मानचरित या मानचित्र रासो।
मानचरित या मानचित्र रासो। लिखो, लेखक लिखोगे कवि नरोत्तम। कवि नरोत्तम लिखो ना, मानचरित या मानचित्र रासो। लिखो, लेखक लिखो कवि नरोत्तम। मानचरित नार बेटा, और मानचित्र नार, और लेखक नार कवि नरोत्तम। लिखो, लेखक लिख लो। लिखो, यह पिंगल साहित्य है। यह पिंगल साहित्य है। लिखो, पिंगल साहित्य। इमें लिखो, अगली लाइन में, अगली लाइन में लिखो। इसमें आमेर के राजा, आमेर के राजा मानसिंह प्रथम का वर्णन मिलता है। मानसिंह प्रथम का वर्णन मिलता है। अगली लाइन में लिखो, मानसिंह प्रथम का वर्णन मिलता है। लिख लिया? अगली लाइन में लिखो, इसमें हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मिलता है। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मिलता है। लिख लिया? लिख लिया? अगली लाइन में लिखो, इसमें अकबर मानसिंह प्रथम तथा अकबर मानसिंह प्रथम तथा महाराणा प्रताप के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। प्रकाश डाला गया है। लिख लिया? हाँ, अगला देखो, कुमाण रासो। कौन सा रासो? कुमाण रासो। जो ये कुमाण रासो है ना, ये लिखा गया है किसके द्वारा? दलपत विजय। और कहीं पर इस दलपत विजय का ही नाम क्या मिलता है? दौलत विजय के द्वारा लिखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखो, ये कैसा साहित्य है? पिंगल साहित्य। कैसा साहित्य? पिंगल साहित्य, जो कितने खंडों में विभक्त है? 8 खंडों में विभक्त है, जिसमें लगभग कितने हजार? 5000 क्या माने गए? छंद माने गए हैं। इसमें बप्पा रावल से लेकर कहाँ से लेकर कहाँ तक? बप्पा रावल से लेकर मेवाड़ महाराणा हुए थे राज सिंह। कौन से सिंह हुए थे? राज सिंह का क्या मिलता है? इतिहास मिलता है। परंतु सर्वाधिक जो वर्णन मिलता है ना, वो किसका मिलता है? शासक कुमाण का मिलता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? कुमाण रासो। और इस कुमाण रासो में ही कहा गया है कि जो बप्पा रावल है ना, ये 80 फीट लंबी क्या पहनता था? धोती पहनता था, 100 किलो की तलवार रखता था, और ब्रेकफास्ट में 2 बकरे खाता था। क्या लिखा गया है? इतनी बातें लिखी गई किसके बारे में? बप्पा रावल के बारे में। और बप्पा रावल कोई छोटा मोटा शासक नहीं था। बंदा ईरान गया था युद्ध लड़ने। कहाँ पर गया था? ईरान गया था युद्ध लड़ने। उस युद्ध को जीता था, और जितने भी वहाँ के राजा थे या जितने भी वहाँ के जो शासक थे, उनसे कहा था कि तुम अपनी पुत्रियों का विवाह किससे करो? मुझसे करो।
इतना भयंकर कौन था? बप्पा रावल। जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना मेवाड़ का, वो कौन सा माना जाता है? बप्पा रावल। और बप्पा रावल को ये कहा जाता है कालभोज। कौन सा भोज कहा जाता है? कालभोज। तो ये बातें लिखी गई है कौन से रासों में? कुमाण रासों में। कौन से रासों में लिखी गई है? कुमाण रासों में। लेकिन सर्वाधिक जो वर्णन मिलता है ना वो शासक कुमाण का मिलता है, इसीलिए इसे नाम क्या दे दिया गया? कुमाण रासो नाम दे दिया गया। तब दलपत विजय या दौलत विजय, हाँ दोनों एक ही नाम। जो देखो भाई आधो घंटे